In the previous lecture we have discussed the concept of Ohm's law in scalar form as well as in vector form. यानी कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर Ohm's law को वेक्टर फॉर्म में और स्केलर फॉर्म में स्टडी किया था. डेल्टा V इज इक्वल टू I इंटू R आपको बताया था, दैट इज Ohm's law इन स्केलर फॉर्म. और वेक्टर फॉर्म में आपको फॉर्मूला याद करवाया था कि आप यहाँ पर पोटेंशियल की जगह, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लेंगे, दैट इज द एनालॉग वेक्टर एनालॉग ऑफ अ पोटेंशियल. और करंट की जगह करंट डेंसिटी लेंगे कैपिटल J, जिसका फॉर्मूला था करंट पर यूनिट एरिया I डिवाइडेड बाय A. अब यहाँ पे उसका प्रूफ दिखाया गया है आपको. जैसा आप जानते हैं करंट का फॉर्मूला है I इज इक्वल टू NAE इंटू VD. व्हाट इज VD? VD इज योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसका फॉर्मूला है स्मॉल e इंटू कैपिटल E अपॉन m इंटू टॉ. स्मॉल e इज चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, कैपिटल E इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड टॉ इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम. अब इलेक्ट्रिक फील्ड को आप यूज करते हो बाय फॉर्मूला एज यू ऑल नो E इज इक्वल टू माइनस dV बाय dl. नेगेटिव साइन हमने यहाँ पे भी नहीं यूज किया, आपको याद होगा फॉर्मूले में था. अगर यूज करोगे तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, बट हम यहाँ यूज कर रहे हैं सिर्फ मैग्नीट्यूड्स. क्या यूज कर रहे हैं पुत्र? मैग्नीट्यूड. तो इस हिसाब से E का फॉर्मूला आ जाएगा V बाय L. अब आप क्या करेंगे, V बाय L को इधर रख के बाकी सबको इधर मल्टीप्लाई करेंगे. सो m इंटू I डिवाइड बाय n E स्क्वायर टॉ इंटू A. यू कैन सी दिस. अब ये क्या है? ये है आपका करंट डेंसिटी. सो दिस इज करंट पर यूनिट एरिया I डिवाइडेड बाय A. तो इसको आपने J से डिनोट किया, V बाय L को E से डिनोट किया, और m अपॉन n E स्क्वायर इंटू टॉ. दिस इज रेजिस्टिविटी. दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू रो इंटू J. ये आपका फॉर्मूला आ गया. आपको पहले भी बताया है इसको कैसे याद करना है. डेल्टा V इज इक्वल टू I इंटू R आप सबको याद है. डेल्टा V की जगह आप एनालॉग यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, J यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ करंट. J इज योर करंट डेंसिटी, फॉर्मूला I बाय A. और R क्या है पुत्र? R क्या है? रेजिस्टेंस. और रेजिस्टेंस की जगह आप यहाँ पे यूज करेंगे रेजिस्टिविटी. एज यू ऑल नो conductivity is reciprocal of resistivity, so we can say resistivity is equal to 1 by sigma. So sigma यहाँ पे आपने conductivity लिया है, तो conductivity को E से मल्टीप्लाई करेंगे, then you have one more formula J is equal to sigma into E, जो कि आपकी NCERT की बुक्स में काफी ज्यादा पॉपुलर मिलता है आपको. अब हम चलते हैं नॉन ओमिक डिवाइसेस के लिए. देखिए वो डिवाइसेस जो ओम्स लॉ फॉलो ना करें, दे आर कॉल्ड नॉन ओमिक डिवाइसेस. नॉन ओमिक डिवाइसेस यानी कि दोज डिवाइस विच डू नॉट ओबे द ओम्स लॉ. ओम्स लॉ क्या था? V बाय R, डेल्टा V बाय I इज इक्वल टू R, और यू कैन से डेल्टा V बाय I इज कांस्टेंट, है ना. तो अगर यानी कि ग्राफ कोई भी सब्सटेंस डेल्टा V और I का ग्राफ लीनियरली यानी कि स्ट्रेट इंक्लाइंड लाइन की फॉर्म में शो करता है, तो हम कह सकते हैं वो ओम्स डिवाइस है, क्योंकि वो ओमिक लॉ फॉलो कर रहा है. ठीक है. बट हाई टेम्परेचर पे आप क्या देखेंगे, इवन द कंडक्टर्स दे डू नॉट फॉलो द ओम्स लॉ एट अ हाई टेम्परेचर. हाई टेम्परेचर पे वो भी, सपोज अगर आप नॉर्मल कंडक्टर्स लेंगे तो वो भी एक टाइम के बाद अपना लीनियरिटी जो है वो छोड़ देंगे. क्लियर हो गया पुत्र? बट अगर आप नॉन ओमिक डिवाइसेस के लिए जैसे सेमीकंडक्टर्स, डायोड या रजिस्टर जैसे एग्जांपल्स लें, ट्रांजिस्टर लेंगे, तो उनके लिए आप देखेंगे वो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते हैं. तो उनके लिए जो ग्राफ होगा, हो सकता है जैसा यहाँ पे मैंने आपको बताया, इनिशियली कुछ टाइम के लिए थोड़े टेम्परेचर पे वो लीनियरली फॉलो करें, बट उसके बाद दे विल नॉट फॉलो द ओम्स लॉ. एंड दिस ग्राफ इज फॉर अ सेमीकंडक्टर्स. ये सेमीकंडक्टर्स के लिए है पुत्र, जो कि आप डिटेल में स्टडी करोगे जब आप लास्ट के कुछ चैप्टर स्टडी कर रहे होंगे. वहां पे आपको बताया जाएगा जिस समय फॉरवर्ड बायसिंग होता है. फॉरवर्ड बायसिंग होता है यानी कि दो तरह के जंक्शन बना लिए जाते हैं, एक पी जंक्शन और एक एन जंक्शन. डिटेल में मैं फिर कह रहा हूँ, बाद में स्टडी करेंगे. तो वहां पे कुछ हद तक इस तरीके से ग्राफ फॉलो होगा. ऑन द अदर हैंड जब हम रिवर्स बायसिंग करेंगे तो ग्राफ जो है वो ये फॉलो होता है. तो इन दीज टू केसेस यू कैन से दे डू नॉट फॉलो द ओम्स लॉ, हेंस दे आर द ग्राफ फॉर द नॉन ओमिक डिवाइसेस. तो बता अब आप फर्दर स्टडी करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ द वेरियस सब्सटेंस. वेरियस सब्सटेंस का मतलब जैसा मैंने बताया, कंडक्टर्स,
सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर को तो क्या स्टडी करना है यार, ठीक है कि नहीं। इंसुलेटर्स के तो हमें यूज ही नहीं होना है करंट कंडक्ट कराने के लिए, तो हम इनके लिए स्टडी करेंगे। इसके लिए आप फॉर्मूला याद कीजिए, R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, R इज इक्वल टू एम इंटू एल अपॉन एन ए ई स्क्वायर इंटू टॉ। यहाँ पे रॉ का फॉर्मूला आ जाता है, रो इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी फॉर्मूला होता है एम अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टॉ। इन सब के वैल्यूज या इन सब के मीनिंग्स मैंने नीचे लिखे हैं। एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एल क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर टेकन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अ करंट, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसी डायरेक्शन में आपने कंडक्टर की लेंथ लेनी होती है व्हाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स। एन क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, जैसा मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो मेटल्स के लिए यानी कि कंडक्टर्स के लिए ऑलरेडी बहुत ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल कॉपर के केस के अंदर ये अप्रोक्सीमेटली 10⁻29 या 10⁻30 पर मीटर क्यूब होते हैं। ओके, E is charge on electron and tau is your average relaxation time। relaxation time क्या था, दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में जो टाइम लगता है या जो टाइम लैग होता है बाय द इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। या हम ये कह सकते हैं कि दो टक्कर के बीच में जो आपको टाइम फ्री मिल रहा है इलेक्ट्रॉन्स को रिलैक्स करने का, दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। सारों का स्टडी किया था तो हमने टॉ एवरेज लिखा था, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ओके, अब हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया तो आपने देखा जी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज होंगे। क्यों, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करके बाहर आ जाएंगे। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ पे उन इलेक्ट्रॉन्स ने एनर्जी गेन करनी है या जो ऑलरेडी अवेलेबल थे वो भी एनर्जी गेन करेंगे, यानी कि उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। वो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने की वजह से नाउ दे विल मूव विद द मोर वेलोसिटी, ज्यादा उनकी वेलोसिटी हो जाएगी, जिसकी वजह से दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में उनका टाइम पीरियड डिक्रीज कर जाएगा, यानी कि एवरेज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज कर जाएगी। क्लियर हो गया पता। अब फॉर्मूले के हिसाब से रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल एन एज वेल एज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टॉ, यानी कि रेजिस्टेंस जो है वो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होना चाहिए। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों डिक्रीज करेगी पुत्र। अच्छा, ऑन द अदर हैंड अगर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करता है ड्यू टू द फास्ट कोलिजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, तो हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिलैक्सेशन टाइम के, तो वो इंक्रीज कर जाएगा। अब ये दोनों वैल्यूज जो हैं ये एक दूसरे के ऑपोजिट बात कर रही हैं, बट इस चीज को सॉल्व करने के लिए हम स्टडी करते हैं नेचर। नेचर के हिसाब से जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन वो ऑलरेडी बहुत अवेलेबल होते हैं इवन एट अ रूम टेम्परेचर फॉर द इलेक्ट्रॉन्स फॉर द कंडक्टर्स। ठीक है जी। तो आपने जब टेम्परेचर इंक्रीज भी किया, टेम्परेचर जब इंक्रीज भी किया तो वहां पे बहुत थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे, क्योंकि वहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑलरेडी अवेलेबल है। तो थोड़े बहुत अगर इंक्रीज कर भी जाएंगे तो वो इनसिग्निफिकेंट रहेंगे। तो सर किसको हम मेन मानेंगे, इस फैक्टर को हम स्टडी करेंगे इन टर्म्स ऑफ कंडक्टर्स। Hence we can say resistance and resistivity increase with increase in the temperature। तो अगर आप ग्राफ स्टडी करेंगे बिटवीन रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी विद अ टेम्परेचर, देन यू विल सी दैट इट इंक्रीज विद इंक्रीज इन अ टेम्परेचर। तो अब हम स्टडी करेंगे सेमीकंडक्टर्स के लिए। सेमीकंडक्टर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, फॉर एग्जांपल सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे सेमीकंडक्टर बहुत सारे हैं, इनके कॉम्बिनेशन भी हम यूज करते हैं डायोड, ट्रायोड, ट्रांजिस्टर वगैरह में। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होते हैं, यानी कि हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो रूम टेम्परेचर पे बहुत कम होती है फॉर सेमीकंडक्टर्स, नेग्लिजिबल होती है, इट इज नॉट अवेलेबल। मैं फिर कह रहा हूं, फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो अवेलेबल ही नहीं होते हैं रूम टेम्परेचर पे फॉर सेमीकंडक्टर्स। इसीलिए कहा जाता है ना सेमीकंडक्टर्स बिहेव लाइक एन इंसुलेटर एट अ रूम टेम्परेचर। ठीक है मतलब। अब जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करेंगे। कुछ इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करते करते इतनी एनर्जी गेन कर जाएंगे कि वो अपने आयोनाइजेशन स्टेट में आ जाएंगे, यानी कि वो अपना एटम का जो ऑर्बिट है उसको छोड़ देंगे, जिसकी वजह से वहां पे अब इलेक्ट्रॉन के साथ साथ में होल्स भी अवेलेबल होंगे। अच्छा, so due to gain of energy as ionization energy, the number of free electron per unit volume increases, number of free electron per unit volume increase होंगे। तो अगर n increase हो रहा है तो resistance और resistivity decrease होगी। क्यों सर, फॉर्मूले के हिसाब से। ठीक है। On the other hand, साथ ही साथ में
जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है वो डिक्रीज हो जाएगा। अगर वो डिक्रीज हो रहा है जैसा आपको कंडक्टर्स के केस में बताया है, तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। अब अगेन दोनों केस के अंदर हमारे पास जो सिग्निफिकेंट पॉइंट है वो है सेमीकंडक्टर्स के लिए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज करने का, क्योंकि सर पहले थे ही नहीं, कंडक्टर्स में पहले बहुत ज्यादा थे, आपके सेमीकंडक्टर्स में पहले अवेलेबल ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल थे। तो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कराया तो यहाँ पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज होने शुरू हुए। सो दिस पॉइंट इज मोर सिग्निफिकेंट एंड दिस विल बिकम नाउ इनसिग्निफिकेंट, ये डोमिनेट नहीं कर पाता। तो जिस वजह से हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर फॉर द सेमीकंडक्टर्स। तो अगर रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी का ग्राफ ड्रॉ करोगे विद टेम्परेचर, देन विद टेम्परेचर तो आपका ग्राफ जो है वो कैसा आएगा पुत्र, कुछ इस तरह से, सो दैट यू विल सी दैट द रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। कोई इशू यहां तक किसी को? तो पुत्र अगर आप बात करेंगे एलॉयज के लिए, एलॉयज मेटल्स के बने होते हैं तो उस हिसाब से वो कंडक्टर फॉलो करने चाहिए, बट कुछ ऐसे एलॉयज हैं जिनको स्पेशली इस हिसाब से डिजाइन किया जाता है, जैसे निक्रोम, मैंगनीन, कि इन एलॉयज के ऊपर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, मे बी ड्यू टू कंपनसेशन ऑफ एन एंड टॉ फैक्टर, यानी कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम और एवरेज रिलैक्सेशन फैक्टर जो है वो आपस में कंपनसेट कर जाते हैं। तो मतलब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस। टेम्परेचर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो 99% केसेस के अंदर कांस्टेंट होता है। कुछ केसेस के अंदर ये टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होता है, एक्चुअली ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, बट 99% केसेस में हम इसको कांस्टेंट लेते हैं। ठीक है जी, ये कांस्टेंट लेते हैं 99% केसेस के अंदर, बट ये एक्चुअली जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। क्लियर होगी ये बात मेरी? चलो ठीक है, अभी हम 99% वाले केस ले रहे हैं। सपोज जब टेम्परेचर T है तो रेजिस्टेंस है R1, जब टेम्परेचर आपने dt इंक्रीज किया तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया dr, तो नया रेजिस्टेंस कितना होगा जी? R1 प्लस dr, R1 प्लस dr। R1 को आपने R वैल्यू पुट कर लो या कुछ भी पुट कर लो, आपकी मर्जी है। ठीक है पुत्र। अब बाय एक्सपेरिमेंट इट हैज बीन फाउंड दैट दिस इंक्रीज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड द रेजिस्टेंस और द इनिशियल रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T। वो टेम्परेचर T आप रूम टेम्परेचर लो, कोई और टेम्परेचर लो, इट डिपेंड अपॉन यू। ठीक है जी। तो अब अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, देन वी विल गेट अ कांस्टेंट वैल्यू दिस अल्फा। व्हाट इज दिस अल्फा? दिस इज योर टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है पुत्र, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। dr इक्वल टू अल्फा इंटू r इंटू dt। ये हर जगह वैलिड है, इवन जहां अल्फा कांस्टेंट है, जहां अल्फा कांस्टेंट नहीं भी है। अब बाय द वे आपको फर्दर इसको सॉल्व करना, देन यू हैव टू इंटीग्रेट ऑन बोथ द साइड्स। अगर आप इंटीग्रेट करोगे अंडर द लिमिट्स, तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स आपने यूज किए dr और dt। अब जब टेम्परेचर T है तो रेजिस्टेंस R1 है, जब टेम्परेचर कैपिटल T हुआ तो सपोज रेजिस्टेंस हो गया R2 इसके हिसाब से। ओके, अब उत्तर आप यहाँ वैल्यूज पुट करें, dr की इंटीग्रेशन R अंडर द लिमिट R2 R1 और अल्फा बाहर, अल्फा अब आपने कांस्टेंट ली तो बाहर, R1 कांस्टेंट है टेम्परेचर T पे तो वो बाहर, और dt की इंटीग्रेशन कैपिटल T सपोज फ्रॉम स्मॉल t टू कैपिटल T। अब वैल्यूज पुट करोगे R2 माइनस R1 इज इक्वल टू अल्फा इंटू R1 इंटू कैपिटल T माइनस स्मॉल t, विच इज इक्वल टू नाउ R2 माइनस R1 इज इक्वल टू अल्फा इंटू R1 इंटू डेल्टा T माइनस T, यानी कि जो अब टेम्परेचर है माइनस पहले वाला टेम्परेचर क्या है सर? चेंज इन टेम्परेचर, उसको मैंने डेल्टा T से डिनोट कर दिया उत्तर। तो यहाँ पे R2 का वैल्यू आ गया R1 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा T। तो यहाँ से अल्फा का फॉर्मूला आ गया अल्फा इज इक्वल टू R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 इंटू डेल्टा T। या इसको हम सिंपली लिख सकते हैं अल्फा इज ऑल्सो इक्वल टू फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय इनिशियल रेजिस्टेंस इंटू चेंज इन टेम्परेचर। तो मतलब इस हिसाब से अल्फा का एक जनरल फॉर्मूला हो गया फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय इनिशियल रेजिस्टेंस इनटू डेल्टा T। डेल्टा T इज चेंज इन टेम्परेचर। तो इस हिसाब से यूनिट हो गई पर केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस जो भी आएगा। अब रेजिस्टेंस RF का फाइनल फॉर्मूला क्या था पुत्र? RI इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा T।
रेजिस्टेंस का वैल्यू पुट करोगे अगर रो इंटू एल अपॉन ए, तो यहाँ पे भी रो इंटू एल अपॉन ए होगा। लेंथ और एरिया आपने चेंज नहीं किया तो वो कट जाएगा, तो यानी कि रेजिस्टिविटी फाइनल इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इनिशियल इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। सेम फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो जाएगा। अब अगर आप अल्फा की बात करेंगे फॉर कंडक्टर्स, तो वो डिपेंड करेगी रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे। आप बोल रहे सर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी कि इंक्रीज होगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो सर डेल्टा टी अगर पॉजिटिव है तो कोई चीज ऐड होगा, ये अगर नेगेटिव हो गया तो यहाँ पे तो माइनस साइन आ जाता, तो रेजिस्टेंस इनिशियल से माइनस हो जाता पुत्र कुछ ना कुछ। लेकिन आप कह रहे हो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, तो यानी कि ये टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए। सो इन दैट केस अल्फा शुड बी पॉजिटिव फॉर द कंडक्टर्स। अगर आप बात करोगे सेमीकंडक्टर्स के लिए, फाइनल रेजिस्टेंस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, हम थोड़ी देर पहले स्टडी करके हटे हैं, डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज कैसे होगा? जब आर आई में से कोई चीज माइनस करोगे। माइनस करने के लिए आपको अल्फा की टर्म नेगेटिव चाहिए, अल्फा की टर्म नेगेटिव। समझ आ गया पुत्र? सिंपल समझ सकते हो आप। और अगर आप बात करते हो फॉर एलॉयस, एलॉयस के लिए अल्फा जो है वो ऑलमोस्ट जीरो होता है, नॉट एग्जैक्टली जीरो, ऑलमोस्ट जीरो होता है। इस साइन का मतलब समझते होंगे अप्रोक्सीमेट। तो अगर ये जीरो हो गया, ये जीरो हो जाएगा, तो आर एफ इक्वल टू आर आई ही आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली फॉर द एलॉयस लाइक निक्रोम, मैंगनीज एटसेट्रा।